स्टूडेंट्स, कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। अगर पिछली 2-3 अटेम्प्ट से देखा जाए कैफेट में एग्जामिनर दो एरियाज को बहुत अच्छा खासा टेस्ट कर रहे हैं। इसमें एक एरिया प्लानिंग और रिस्क का है, जहां से एग्जामिनर अबाउट 20 मार्क्स का पेपर टेस्ट कर रहे हैं पिछले 3 अटेम्प्ट से देखा जाए, जिसमें बिजनेस रिस्क विद ऑडिट रिस्क दोनों कंबाइन टेस्ट किए जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। मीन पिछली पास्ट 3 अटेम्प्ट्स के जो प्लानिंग और रिस्क के एरिया के क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे। मीन अबाउट 20 मार्क्स इस एरिया से टेस्ट हो रहे हैं, और ये वो 20 मार्क्स हैं जो थोड़ा टेक्निकल है, जहां से स्टूडेंट आइदर मार्क्स गेन करके पेपर इजीली पास कर सकता है, या ये वो एरिया है जहां से स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली स्टूडेंट मार्क्स लूज कर रहे हैं। और ये मार्क्स लूज करने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट अपना पेपर फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। दूसरा टेक्निकल एरिया जो है हमारे ऑडिट एंड इंश्योरेंस के पेपर का, वो है ऑडिट रिपोर्ट, और वहां से अगेन एग्जामिनर 20+ मार्क्स का पेपर टेस्ट कर रहे हैं। मीन इन दो एरिया को देखा जाए तो 40+ मार्क्स का पेपर सिर्फ इन दो एरिया से टेस्ट हो रहा है, और ये दो एरियाज टेक्निकल है, जहां पे आपको रिस्क जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आइडेंटिफाई करने हैं, जहां पे आपको रिपोर्टिंग इफेक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो प्रोवाइड करने हैं। और ये वो एरियाज हैं जहां से स्टूडेंट आइदर अपना पेपर का पास या फेलियर डिसाइड कर पा रहे हैं। इन 40+ मार्क्स सिर्फ इन दो एरिया से टेस्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं इन दोनों एरिया से पास्ट 3 अटेम्प्ट्स में एग्जामिनर ने क्या क्या टेस्ट किया है। जी, प्लानिंग एंड रिस्क की अगर हम बात करें ऑटम 23 की, प्लानिंग एंड रिस्क की बात करें ऑटम 23 में एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट किया, पार्ट 2 + 7 9 + 2 11 मार्क्स के लिए, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 टेस्ट किया इस एरिया से 9 मार्क्स के लिए। मीन मिला के टोटल 20 मार्क्स एग्जामिनर ने टेस्ट किए ऑटम 23 में प्लानिंग और रिस्क के एरिया से। उससे पीछे अगर हम देखें स्प्रिंग 23 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 12 + 3 15 मार्क्स इस एरिया से। उससे प्रीवियस ऑटम 22 में अगर हम देखें तो एग्जामिनर ने टेस्ट किए 6 + 4 10 + 10 मार्क्स, मीन 20 मार्क्स इस एरिया से। मीन अबाउट 20 मार्क्स इस एरिया से टेस्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं ऑटम 23 का क्वेश्चन क्या था और कैसे इसमें से मार्क्स अच्छे गेन करके पेपर को पासिंग की तरफ लेके जाया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 2 कंपनीज, कंपनी ए कंपनी बी का हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और कंपनी ए के आगे उसने लिखा है जी लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये लिस्टेड। और कंपनी बी जो है वो क्या है, अनलिस्टेड सीमेंट कंपनी। लिस्टेड अनलिस्टेड क्यों, इससे आपके आंसर के ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। और हमारे पास डेटा दिया गया है 21 22 23 दोनों कंपनीज का रुपीज इन मिलियन। और क्या डेटा फाइनेंशियल हमारे पास दिया गया है, नेट एसेट्स दिए गए हैं दोनों के। और अगर नेट एसेट्स को देखा जाए तो कंपनी ए के जो है वो स्टेडीली इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, वाइल कंपनी बी के भी जो है वो स्टेडीली इंक्रीज हुए हैं 22 में और डिक्रीज हुए हैं 23 में, मीन स्टेबल नहीं है। रेवेन्यू देखा जाए कंपनी ए का तो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, वाइल कंपनी बी का रेवेन्यू देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है 22 में और फिर डिक्रीज हो गया है 23 में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो कंपनी ए का इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, वाइल कंपनी बी का प्रॉफिट से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट डबल 22 में, और नेगेटिव हो गया, मीन लॉस है 16 मिलियन का 23 में। अदर इंफॉर्मेशन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इन प्रायर ईयर, कंपनी ए से रिलेटेड है 2022 में 9 मिलियन की अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इन प्रायर ईयर। और डेट इक्विटी रेशियो दी गई है कंपनी ए की 10/90, मीन डेट 10 है, इक्विटी 90 है, मीन कंपनी की गियरिंग लो है, लेस रिस्की है। वाइल कंपनी बी को देखा जाए तो 85 का डेट अगेंस्ट 15 की इक्विटी है, मीन कंपनी हाईली रिस्की है। क्यों, गियरिंग हाई है। करना क्या आपको, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव कैलकुलेट द मटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल।
मीन प्लानिंग स्टेज पे हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी मटीरियलिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं फॉर ईच कंपनी सेपरेटली फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। इन दोनों कंपनी की मटीरियलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। क्यों प्लानिंग स्टेज पे हम मटीरियलिटी कैलकुलेट करके ऑडिट टीम को देते हैं ताकि ड्यूरिंग ऑडिट अगर उन्हें कोई मिस स्टेटमेंट मिले तो उस अमाउंट से जो नीचे है उसे इमटीरियल कंसीडर करना है और उससे ऊपर को मटीरियल कंसीडर करना है। और हमने मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड पढ़े हुए क्या है, 5% or more of profit will be considered material, 1% or more of revenue will be considered material, 1% or more of total assets, net assets और gross assets जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसका मटीरियल कंसिडर करना है। सो मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हैं फॉर कंपनी। अगर देखा जाए तो कंपनी ए में किस चीज की मटीरियलिटी कैलकुलेट की जाए, पहली प्रेफरेंस आपकी प्रॉफिट की होनी चाहिए और कंपनी ए का चूंकि प्रॉफिट जो है वो एक अच्छा ट्रेंड शो कर रहा है, रेवेन्यू के ऊपर भी आप निकाल सकते हो, नेट एसेट्स के ऊपर भी निकाल सकते हो, क्यों तीनों ट्रेंड वाइज इंक्रीजिंग शो कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं 5% ऑफ प्रॉफिट जो है वो कंपनी का अगर देखें 864 मिलियन का प्रॉफिट है, 864 इंटू 0.05 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 43.2 मिलियन। सो कंपनी ए की हमारे पास जो मटीरियलिटी आती है वो आती है 43.2 मिलियन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब कंपनी बी की देखा जाए तो किस बेस पर हम मटीरियलिटी कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट की बेस पर नहीं, क्योंकि प्रॉफिट है ही लॉस में, इसलिए लॉस की बेस पर तो मटीरियलिटी कैलकुलेट करेंगे नहीं। रेवेन्यू को देखें, कंपनी का रेवेन्यू की बेस पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, नेट एसेट्स की बेस पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए हम नेट एसेट्स की बेस पर कैलकुलेट कर लेते हैं और कंपनी बी की नेट एसेट्स की बेस पर 1% ऑफ नेट एसेट देखा जाए तो 571 है, क्या ख्याल है, इंटू 0.01 करेंगे तो आ जाएगी 5.71 मिलियन। ये तो हो गई रिक्वायरमेंट है, मीन यहाँ पे उसने आपसे टेस्ट किया कि आपको मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड का पता है या नहीं। और एक गंदा से गंदा स्टूडेंट भी होगा ऑडिट का तो उसे मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड का तो पता हो गई, क्योंकि ये मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड हमने ऑडिट रिपोर्ट के पेपर में स्पेशली यूज करते हुए देखना होता है कि मटीरियल स्टेटमेंट है या इमटीरियल। द क्वेश्चन 2 का पार्ट बी, discuss the reason for selection of appropriate benchmark for calculation of materiality in part A above। मीन आपने जो बेंचमार्क यूज किया है अगर प्रॉफिट की बेस पर किया है तो क्यों, इसकी रीजन बता रही है। तो पहले हम हेडिंग देंगे कंपनी ए की। कंपनी ए की देखा जाए तो हमने जो है वो बेंचमार्क प्रॉफिट यूज किया है, क्यों प्रॉफिट जो है वो स्टेडीली ग्रोइंग ट्रेंड शो कर रहे हैं। हाँ हम रेवेन्यू की बेस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन देखा जाए तो हम नेट एसेट्स की बेस पर भी कर सकते हैं, लेकिन नेट एसेट्स में अगर देखा जाए तो 21 टू 22 जो है वो स्लाइट इंक्रीज है, वाइल 22 टू 23 जो है वो एकदम थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज है, तो इसलिए हमने नेट प्रॉफिट को यूज नहीं किया। कंपनी ए चूंकि लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी में क्या होते हैं, शेयर्स मार्केट में उसके बाय सेल हो रहे होते हैं और इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कुछ इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट जनरेट करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेनली वो प्रॉफिटेबिलिटी में ज्यादा कंसर्न होते हैं, रेवेन्यू में ज्यादा कंसर्न होते हैं कि उसमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, क्यों उसकी बेस पर वो डिसीजन ले रहे होते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट या रेवेन्यू जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट बेंचमार्क है रादर देन नेट एसेट्स, क्यों नेट एसेट्स सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर रहा है, जबकि प्रॉफिट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों कंसीडर कर रहे होते हैं। क्या क्या अब ये लिस्टेड कंपनी का नॉलेज इसमें अप्लाई करना। जी कंपनी बी में हम देखें तो हमने यूज किया है नेट एसेट्स को एज मटीरियलिटी बेंचमार्क, क्यों कंपनी बी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है। प्रॉफिट क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट करंट ईयर में लॉस था इसलिए प्रॉफिट की बेस पर कैलकुलेट नहीं किया। रेवेन्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो कोई एक स्टडी ट्रेंड शो नहीं कर रहे थे, 22 में जो है वो इंक्रीज हुआ ह्यूज और 23 में ह्यूज डिक्रीज हो गया। और वैसे भी अनलिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी किसकी होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स की, और प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नहीं देख रहे होते,
वो क्या कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ कंपनी देख रहे होते हैं। तो इसलिए नेट एसेट जो है वो एक लॉन्ग टर्म बेंचमार्क है जो हमने यूज किया है बीइंग अनलिस्टेड कंपनी। इन पहले आपने बताना है कि ये बेंचमार्क क्यों यूज किया है, अदर क्यों नहीं किए, और फिर थोड़ा सा लिस्टेड अनलिस्टेड के लॉजिक को माइंड में रखते हुए भी आपने अप्लाई करना है। नहीं, थोड़ा मुश्किल पार्ट था एग्जाम पेपर के अंदर बैठे हुए। क्या मीन ये लिस्टेड अनलिस्टेड का नॉलेज अप्लाई करना ये थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ, ये फाइनल लेवल पे तो ऐसी बातें स्टूडेंट लिख सकते हैं, लेकिन कैफ लेवल पे थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मुश्किल था। लेकिन पार्ट ए पार्ट सी जो है वो आपको पूरे पूरे मार्क्स दे रहे थे, तो पार्ट बी में अगर आपने आउट ऑफ 7 कोई 2-3 नंबर भी ले लिया तो क्वेश्चन पास करना मुश्किल नहीं था। एक चीज आपने माइंड में रखनी है, ऑडिट के पेपर में बैठे हुए आपने कोशिश करनी है कि ऑडिट के पेपर का हर क्वेश्चन आपने पास करने की कोशिश करनी है। इन हर क्वेश्चन से आपने पासिंग मार्क्स कैसे लेने हैं वैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है कि इस पेपर क्वेश्चन से मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाए। जब आप हर क्वेश्चन को पास कर रहे होगे ना, पेपर आपका ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर को पास करने पे फोकस करते हैं, हर क्वेश्चन से पासिंग मार्क्स लेने पे फोकस नहीं कर लेते। इसलिए हर क्वेश्चन को उसका टाइम दो और कोशिश करो कि इसमें से पासिंग मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर लो। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे अटेम्प्ट हुए, वहां से आपको पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर मिल रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट होंगे लाइक पासिंग मार्क्स नहीं, एक आध नंबर कम होगा, तो वो अदर क्वेश्चन का जो आपके पास क्वेश्चन पड़ा है वो उनको कवर करते हुए आपका पेपर पास करवा देंगे। प्लीज कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं ऑडिट के पेपर में, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको लग रहा है शायद ये आपको नहीं आता, हो सकता है उससे आप सिनेरियो को पढ़ के कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करो तो कोई एक आध नंबर ही मिल जाए आउट ऑफ 5 मार्क्स। वो एक आध नंबर आपको 48 से 50 में पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। जैसे प्लीज ऑडिट के पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सो पार्ट ए पार्ट बी कर लिया। पार्ट सी क्या कहता है, ब्रीफली डिस्कस हाउ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी विल बी कैलकुलेटेड फॉर कंपनी ए। सो मटेरियलिटी एज ए होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कैलकुलेट किया 43.2, और प्रीवियस ईयर की अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं कितने की, 9 की। क्या कह रहा है, तो दिस मीन हम क्या करेंगे, इसमें से 9 को माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 34.2। ये क्या आ जाएगी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल को डाउन करना। तो डाउन इस तरह से कितनी किया जा सकता है, या अगर आपने इनिशियल मटेरियलिटी जो है वो बेस्ड ऑन रेवेन्यू कैलकुलेट की है 1% पे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होगी 0.5% पे कैलकुलेट कर। क्या ख्याल, लेकिन चूंकि प्रीवियस ईयर की अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स दी गई थी इसलिए उसको हम करंट मटेरियलिटी से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो रिड्यूस मटेरियलिटी लेवल आएगा वो क्या है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये तो मटेरियलिटी का क्वेश्चन एग्जामिनर ने टेस्ट किया प्रीवियस अटेम्प्ट में, और नॉर्मल एग्जामिनर 2-3 अटेम्प्ट छोड़ के मटेरियलिटी का क्वेश्चन टेस्ट करते हैं। हाँ, रिपीट भी हो सकता है। जिसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 उसने टेस्ट किया, जो कि एग्जामिनर का पिछली 2-3 अटेम्प्ट से ट्रेंड बना आ रहा है कि वो बिजनेस रिस्क विद ऑडिट रिस्क टेस्ट करते हैं। मीनिंग की सिनेरियो है, उससे आपको पहले बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करनी है एक कॉलम में, और उसके पैरेलल दूसरे कॉलम में हर बिजनेस रिस्क से आपने ऑडिट रिस्क में रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट लिखना है। डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड द रिलेटेड ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो। मीन यू कॉलम बनाएंगे हम, एक तरफ बिजनेस रिस्क लिखेंगे और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, ऑडिट रिस्क। मीन हर बिजनेस रिस्क से आपने क्या करना है, उसका इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हुए ऑडिट रिस्क लिखना है, फिर नेक्स्ट बिजनेस रिस्क लिखना है, उससे रिलेटेड ऑडिट रिस्क लिखना है। अब बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, रिस्क टू द बिजनेस that business may not achieve its objective। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट। मीन वो मसले बिजनेस के जो आपका प्रॉफिट अफेक्ट कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट जनरेट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटरनल विद इन द बिजनेस मसले हैं, चाहे एक्सटर्नल आउटसाइड द बिजनेस मसले हैं, वो क्या है, बिजनेस रिस्क। और मैं कहूंगा यहाँ पे कि ऑडिट का पेपर जो है वो स्टूडेंट को कैफ की आखिरी अपनी अटेम्प्ट में ही उठाना चाहिए। क्यों, इसके अंदर एक तो थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज अप्लाई हो रहा है, स्पेशली FR1 FR2 के भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, लाइक IAS 37, IAS 36। IAS 36 तो आप FR1 में पढ़ लेते हो, IAS 37 आप
FAR 2 में पढ़ते, उसका नॉलेज अप्लाई हो पाता है उस जगह पे। और दूसरा, MFA में आपने इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस पढ़ा होता है, स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस, हाई फोर्सेस एनालिसिस। वो क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है ना, उसमें आप बिजनेस के इंटरनल एक्सटर्नल मसलों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। तो वहां से आपको नॉलेज मिलता है कि अच्छा हाँ, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर मसला है, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर मसला है। तो उस नॉलेज के थ्रू ये बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना थोड़ा ईजी हो जाता है। मीन ये बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करते वक्त आपने भूल जाना है कि आप ऑडिट के पर्चे में बैठे हो। आपने यही समझना है कि हम MFA का मैनेजरियल पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं। मीन हम कोई वीकनेसेस या थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं बिजनेस के, बिजनेस के मसले पहले वो आइडेंटिफाई करने हैं। फिर हर बिजनेस के मसले का आपने देखना है कि इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है। मीन इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है, वो क्या होगा, ऑडिट रिस्क। लाइक बिजनेस के रेवेन्यू जो है वो फॉल कर रहे हैं और शेयर होल्डर चाहते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी हाई होनी चाहिए। तो बिजनेस के रेवेन्यू फॉल कर रहे हैं, इससे कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो लूज हो सकते हैं। ये क्या होगा, बिजनेस रिस्क। तो शेयर होल्डर लूज ना हो जाए तो कंपनी क्या करेगी, मैनेजमेंट क्या करेगी, ट्राई टू ओवरस्टेट द रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड अंडरस्टेट द एक्सपेंसेस। ये क्या बनेगा, ऑडिट रिस्क। बिजनेस के मसले हैं, बिजनेस के बड़े कस्टमर से छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेस जो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर रही थी वो बैन हो गया है। मीन बिजनेस की गोइंग कंसर्न अफेक्ट होने का चांस है। ये क्या है, बिजनेस रिस्क। मीन बिजनेस विल नॉट बी सर्वाइविंग इन नियर फ्यूचर, दैट इज बिजनेस रिस्क। गोइंग कंसर्न मसला बिजनेस रिस्क है, लेकिन एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS 1 के अगर कंपनी में कैश फ्लो गोइंग कंसर्न इश्यूज हो तो आपने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना है। ऑडिट रिस्क क्या होगा, इफ गोइंग कंसर्न इशू इज नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 1, ये क्या बन जाएगा, चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट मीन ऑडिट रिस्क। क्या कंपनी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की और प्रॉपर्टी में स्लंप आ गया जिसकी वजह से कंपनी को हैवी लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे। ये क्या है, बिजनेस रिस्क। बिजनेस कौन सा है, क्या करें, प्रॉपर्टी में स्लंप आ गया, हैवी लॉसेस कंपनी को बेयर करना पड़ेंगे। दिस मीन आपकी जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, मीन जो आपके एसेट हैं उनकी अब उतनी वर्थ नहीं रही जितनी पहले थी। क्या कह रहा है, तो चांसेस हैं कि कैरिंग वैल्यू जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हायर होगी देन रिकवरेबल अमाउंट मीन एसेट्स की इंपेयरमेंट रिक्वायर है। और अगर कंपनी एसेट्स को इंपेयर नहीं करती तो उस वजह से एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। ये क्या बनेगा, ऑडिट रिस्क। मीन हर बिजनेस से इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आ सकता है, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां पे कुछ चीज ओवर अंडरस्टेट हो सकती है या नॉन डिस्क्लोजर हो सकता है, मीन क्या मिस स्टेटमेंट होने का चांस हो सकता है, वो क्या बनेगा आपका, ऑडिट रिस्क। कंपनी ने कोई लॉ रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस की है और कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। कंपनी को फाइन्स पेनल्टीज इंपोज हो सकते हैं। ये क्या है, बिजनेस रिस्क। अच्छा, फाइन्स पेनल्टीज इंपोज हो सकते हैं, लॉ रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस है, मीन इंपोज होने का चांस है, अभी हुए नहीं। तो अगर इंपोज होने का चांस है तो हमारे पास एक IAS 37 है, प्रोविजन कंटीजेंसीज। क्या कह रहा है, present legal constructive obligation from past even probability of future economic outflow amounts can be measured reliably। तो उस सूरत में कंपनी को क्या करना है, पर IAS 37 प्रोविजन क्रिएट करनी है। और अगर कंपनी प्रोविजन क्रिएट नहीं करती तो एक्सपेंसेस लायबिलिटीज कुड बी अंडरस्टेटेड एंड प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। ये क्या बनेगा, ऑडिट रिस्क। क्या अगर कंपनी कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं करती तो चांसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मिसस्टेटेड। ये क्या बनेगा, ऑडिट रिस्क। और ऑडिट रिस्क के वक्त आपने वर्ड यूज करना है कुड बी, इज आर मिसस्टेटेड नहीं वर्ड यूज करना। क्यों, ये हम प्लानिंग स्टेज पे कर रहे होते हैं। फाइनल रिपोर्टिंग स्टेज पे हम कह सकते हैं कि इज आर मिसस्टेटेड, बट प्लानिंग स्टेज पे कुड बी मिसस्टेटेड, कुड बी ओवरस्टेटेड, कुड बी अंडरस्टेटेड, कुड बी मैनिपुलेटेड। क्यों, प्लानिंग स्टेज पे वो हम चीजें अभी कह रहे हैं कि हो सकता है, वो तो ड्यूरिंग ऑडिट हम प्रोसीजर अप्लाई करके उसको देखेंगे है तो फिर हम कहने के काबिल बनेंगे कि यस देयर इज अ मिसस्टेटमेंट। और वो कहां पे होता है, ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन।
वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, एक्सप्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट यहाँ पे ऑडिट रिस्क में इज आर मिसस्टेटेड का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, टेक्निकल थोड़ी थोड़ी एरर्स हैं जो नहीं करनी, अपनी अवॉइड करनी, क्या करें। सो बिजनेस रिस्क लिखते वक्त आपने क्या करना है, बिजनेस के मसले आइडेंटिफाई करने हैं और हर बिजनेस के मसले का इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीन इसकी वजह से क्या चीज ओवर स्टेट अंडर स्टेट हो सकती है, इसकी वजह से क्या चीज कोई नॉन डिस्क्लोजर का चांस है तो वो भी मिस स्टेटमेंट मीन ऑडिट रिस्क है, कोई मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चांस है तो वो भी क्या है, ऑडिट रिस्क है। आइए टैकल करते हैं क्वेश्चन। फॉर 9 मार्क्स आपको बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं और ऑडिट रिस्क आपको आइडेंटिफाई करनी है, 9 मार्क्स। अब ऐसे क्वेश्चन की कैसे बाइफर्केशन की जाएगी, ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली तो 1 मार्क फॉर ईच बिजनेस रिस्क होता है और 1 मार्क फॉर ईच ऑडिट रिस्क होता है, लेकिन अब 9 मार्क्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 मार्क्स एग्जामिनर ने बिजनेस रिस्क के लिए एलोकेट किए होंगे और 6 मार्क्स 6 ऑडिट रिस्क के लिए एलोकेट किए होंगे, मीन 6 पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करने, मीन हाफ मार्क ईच बिजनेस रिस्क और 1 मार्क ईच ऑडिट रिस्क, क्योंकि ऑडिट रिस्क 1 नंबर के लिए होता है। आइए देखते हैं क्या। The audit team has started planning for the audit of Rustom Limited RL, a sport product manufacturer, for the year ended 30th June 2023. ऑडिट के पेपर में ऑलवेज ईयर एंड को अंडरलाइन कर लिया करें, क्यों, स्पेशली रिपोर्ट के क्वेश्चन में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ईयर एंड। समटाइम आपको जस्टिक नॉट जस्टिक कीमत आइडेंटिफाई करनी पड़ जाती है इसके बेस पर। RL holds contracts with 2 well-known international sports brand, मीन कंपनी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और 2 इंटरनेशनल स्पोर्ट ब्रांड के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, और वो कौन है, स्पॉटिफाई एंड एक्सेलरेट, जिनको शायद ही अपनी प्रोडक्ट बेचते होंगे और वो आगे कंज्यूमर तक सेल करते होंगे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, The majority of RL's sales comprise export to these 2 brands, और कंपनी की मेजोरिटी सेल्स जो है इन 2 ब्रांड को एक्सपोर्ट के थ्रू होती है। मेजोरिटी सेल आपकी इन दोनों ब्रांड की तरफ है और ये दोनों ब्रांड क्या है, फॉरेन में है, मीन एक्सपोर्ट करते हो आप इनको। और इससे हम एक बिजनेस बना सकते हैं कि कंपनी की मेजर सेल जो है वो डिपेंड कर रही है एक्सपोर्ट टू मीन 2 ब्रांड्स, और ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आती है विद दोज कंट्रीज, कंट्री का कोई इशू आता है, उस वजह से कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन आ जाती है रिगार्डिंग ट्रेड विद दोज कंट्रीज, लाइक आजकल वो एक पाकिस्तान में बना हुआ है ना कि इसराइल की पोर्ट्स का बैन करना है, अगर आप नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपकी रेप्यूट अफेक्ट होगी, जैसे KFC मैकडोनल्ड वालों की हो रही है, कस्टमर नहीं मिल रहा बेचारों को, तरले ले रहे हैं, सेल पे सेल लगा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमारी जो है वो 2 ब्रांड की तरफ एक्सपोर्ट एसोसिएटेड है, मेजर सेल एसोसिएटेड है, और कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड आती है विद दोज कंट्रीज, तो सूरत में कंपनी का मेजर रेवेन्यू इफेक्ट होने से सर्वाइवल डिफिकल्ट हो सकता है। क्या कर, ठीक है, बिजनेस रिस्क, what could be the chance of misstatement in the financial statement? कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो चांसेस होंगे कंपनी कैश फ्लो गोइंग इशू पर IAS 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं कर रही होगी, देयर कुड बी चांसेस कैश फ्लो गोइंग इश्यूज व्हिच मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्या बनेगा, ऑडिट रिस्क। मीन एक बिजनेस रिस्क मसले से हम यूं ऑडिट रिस्क बना सकते हैं। The audit team has observed and documented the following matters for review for the audit manager. Spotify sponsorship and production मीन पहला आपका जो कस्टमर जिसको आप सेल करते हो अपनी प्रोडक्ट, Spotify की इंफॉर्मेशन। Spotify served as a main sponsor of a top-ranked football team associated with German football club, a partnership that came to an end on 31st December 2022. आपका ईयर एंड है 30th जून 2022 और आपका कस्टमर जो है उसकी एसोसिएशन है आगे जर्मन किसी फुटबॉल क्लब के साथ जिसको वो स्पॉन्सर करते हैं, उनके साथ उनकी पार्टनरशिप है, माइट भी आपकी प्रोडक्ट लेके उधर यूज करते हैं और उस जर्मन फुटबॉल क्लब के साथ आपके कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को खत्म होने जा रहा है। अगर खत्म होने जा रहा है तो उसे क्या होगा,
अल्टीमेटली वो अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा और अगर वो प्रोडक्ट आपसे लेता ही स्पेसिफिकल टू दैट पार्टनरशिप है तो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा इन फ्यूचर, और अगर नहीं लेगा तो आपका मेजर रेवेन्यू अफेक्ट होगा। क्या कह रहा है? उससे रिलेटेड कोई अगर आपके पास इन्वेंट्री पड़ी होगी तो अल्टीमेटली वो इन्वेंट्री भी क्या हो जाएगी, आउट ऑफ यूज हो जाएगी। और जब आउट ऑफ यूज हो जाएगी, माइट भी उसके ऊपर आपने स्पॉटिफाई के ब्रांड के टैग लगाए हुए हैं, प्रिंट किए हुए हैं, तो स्पॉटिफाई के अलावा तो इन्वेंट्री बिक ही नहीं सकेगी। और जब बिक ही नहीं सकेगी तो दिस मीन इन्वेंट्री आपको राइट ऑफ करना पड़ेगी, मीन आपको इन्वेंट्री राइट ऑफ लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे। तो ये क्या है, आपका एक बिजनेस रिस्क। अब ऑर्डर रिस्क क्या बनेगा, inventory relating to that Spotify brand, return of losses if not properly recorded in the financial statements, chances that inventory asset and profit could be overstated and expenses understated। क्या कहा? यहाँ पे आप IAS 2 भी अप्लाई कर सकते हो। IAS 2 कहता है इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। NRV क्या है, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। So inventory associated relating to Spotify brand, their NRV might be lower than its cost, and if company do not record inventory lower of cost NRV, chances that inventory could be overstated। क्या कह रहा है, दो इश्यूज, उनके अगेंस्ट क्या चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट हो सकता है। Consequently, one of RL's production unit remain non-operational for 6 months during the year and at the year end। और आपका जो है वो RL का एक प्रोडक्शन यूनिट जो है वो क्या बंद भी पड़ा है। This unit was established in 2020 with a specific intention of meeting Spotify product demand, और बनाया ही इसके लिए गया था। अब उस यूनिट में आपने क्या किया होगा, अल्टीमेटली कोई न कोई एसेट भी तो इंस्टॉल किए होंगे ना, और अगर वो बंद हो गया है और आगे भी उसके बंद होने का ही चांस नजर आ रहा है क्योंकि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट ही आगे अपने पार्टनर्स के साथ खत्म हो गया, तो एसेट इसमें जो पड़े हैं उनकी वैल्यू जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगी, या वो एसेट जो है वो आपको लोअर वैल्यू पे सेल करना पड़ेंगे। मीन उनकी रेवेन्यू जनरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, बिजनेस रिस्क। अब एसेट इन प्रोडक्शन यूनिट्स पर IAS 36 क्या होनी चाहिए, इंपेयर होने चाहिए, और अगर कंपनी इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं करती तो चांसेस दैट एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड एंड एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। ये क्या बनेगा आपका ऑडिट रिस्क। क्या क्या, एक यहां से हमें ऑडिट रिस्क मिला, दो ब्रांड के ऊपर आपकी डिपेंडेंस है, एक यहां से हमें बिजनेस रिस्क मिला और ऑडिट रिस्क मिला कि आगे उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म होने जा रहा है, और एक यहां से हमें मिल गया तीसरा, वो जो ऑपरेशनल प्लांट जो है वो बात पड़ा है। RL intends to sell the inventory produced for Spotify within the local market. However, there is prevalence of cheaper counterfeit of RL products available in the market, और वो प्रोडक्ट्स आप मार्केट में बेच भी नहीं सकते, क्यों, उसका कोई चीपर जो है वो कंपैक्टर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो इसलिए आपको इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे रिकॉर्ड करना पड़ेगी या इन्वेंट्री राइट ऑफ लॉस बुक करना पड़ेगा। इसको हमने ऑलरेडी इसके अंदर ही बात कर दी है, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। क्या कर, हाँ, अगर पूरे ना हुए थे तो फिर सेपरेट बात कर देना, इसकी ऊपर राइट ऑफ की बात कर देना और नीचे लोअर ऑफ कॉस्ट NRV की बात कर देना। जो इन्वेंट्री पड़ी है वो मार्केट में उस वैल्यू पे सेल नहीं होगी जिसपे पहले सेल हो रही थी। The accelerates production outsourcing and inventory developments. Accelerate specializes in selling sports kit and protective gear for high impact sports. इन हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स के लिए क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टर स्पोर्ट्स किट और प्रोटेक्टिव गियर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। Accelerate has outsources production to various manufacturers, one of which is RL। मीन हमारा क्लाइंट भी उनका एक मैन्युफैक्चरर है। Recent injuries have prompted increased awareness and regulation concerning the reliability of such protective gear।
और कुछ इंजरीज भी हुई हैं इस तरह की प्रोडक्ट यूज करने पे, और उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन कंसर्न भी है। Accelerate has recently issued a press release that 5 severe injuries incident occur which involved its product and they are investigating it. और अगर वो इंजरीज जो है वो ड्यू टू बैड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय आरएल की वजह से हुई हैं, क्या ख्याल है? तो चांसेस है imposition of fines penalties on RL that can affect our profit and cash balance. So ये क्या है? business risk. So fine penalties impose होने का चांस है। तो पर IAS 37 अगर ये मीट कर रहा है condition of provision, so there could be provision in the financial statements. If not recorded, expenses, liabilities could be understated and profit overstated or risk. Even if not meeting condition of provision, there should be contingent liability disclosure. If not disclosed properly, financial statements could be misstated. क्या ख्याल ना जा सकते हैं? Further, Accelerate is expected to undergo an acquisition by another company operating within the same segment, with the transaction likely to finalize by November 2023. और Accelerate जो है वो अब किसी और कंपनी की एक्विजिशन में जाने जा रही है, और जब किसी और कंपनी की एक्विजिशन में जाएगी तो माइट भी यहां से भी हमारी जो है वो सेल क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी। माइट भी दे विल चेंज देयर मैन्युफैक्चर, और सूरत में हमारा ये मेजर कस्टमर लूज होने से कंपनी को सीरियस कैश फ्लो इश्यूज फेस करना पड़ेगी। business risk. If the cash flow issues relating to this major client Accelerate is not disclosed properly in the financial statements, financial statement could be misstated. क्या क्या? So कुछ 6 हमें चाहिए थे, एक यहाँ से मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए, इसको हम जो है वो सेपरेट लिखेंगे। 4 और 5वां हमें जो है वो यहाँ से मिल गया, ये फाइन्स पेनल्टीज का, और छठा हम जो है वो यहाँ से ले लेंगे। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, इजी नहीं था। और इस तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन टेक्निकल टेस्ट कर रहे हैं बिजनेस रिस्क विद ऑडिट रिस्क, इसलिए ऐसे क्वेश्चन का एक दफा एग्जामिनर का आंसर आपने अच्छी तरह से पढ़ के हाथ से अटेम्प्ट जरूर करना है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें, जिस स्प्रिंग 23 में एग्जामिनर ने प्लानिंग और रिस्क का एरिया टेस्ट किया फॉर 12+3 15 मार्क्स के लिए। करना क्या? फॉर 12 मार्क्स an auditor is required to identify and assess the risk of material misstatement at both the financial statement and assertion level. Sorry, ये तो सेपरेट क्वेश्चन पार्ट बी है क्वेश्चन 3 का। पार्ट क्वेश्चन 1 जो था वो था आइडेंटिफाई एंड डिस्कस बिजनेस रिस्क and related audit risk from the above scenario. business risk और audit risk का आपको 12 मार्क्स के लिए आइडेंटिफाई करनी है। तो पहले इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट भी, ये सेपरेट पार्ट है जी। ऑडिट बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क हमको आइडेंटिफाई करने हैं। 12 मार्क्स हैं, जिसमें यहाँ पे 6 आइडेंटिफाई करने हैं। Your firm is the statutory auditor of Astor Limited, AL, a listed company for the year ended 31st December 2022, and AL deals in fast moving consumer goods FMCG. In recent time, the FMCG sector has experienced significant growth with numerous new players entering the market and established companies expanding their operation, resulting in a fierce contest industry. तो मार्केट में क्या है जी? कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि नए एस्टैब्लिश्ड कंपनी जो है वो मार्केट में एंटर हो रही हैं, तो उसकी वजह से कस्टमर लूज होने से एएल का रेवेन्यू अफेक्ट हो सकता है, जो कंपनी के लिए सीरियस कैश फ्लो इश्यू क्रिएट कर सकता है। क्या कर रहा है? और अगर कैश फ्लो इश्यूज पर IAS 1 डिस्क्लोज नहीं होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मिसस्टेटेड। एक चीज आपने और याद रखनी है कि जब भी आपको नजर आए कि एसेट का रेवेन्यू अफेक्ट होने का चांस है,
एसेट का पर्पस होता है, बिजनेस का रेवेन्यू इफेक्ट होने का चांस है, तो बिजनेस के जो एसेट हैं उनका पर्पस होता है टू जनरेट रेवेन्यू। और जब एसेट का रेवेन्यू जनरेशन जो है वो डाउन हो रहा हो तो एसेट की पर IAS 36 इंपेयरमेंट भी रिक्वायर होती है। मीन अब एसेट आपके इस काबिल नहीं रहे कि उतना रेवेन्यू जनरेट कर सके जितना पहले कर रहे थे। इस मीन अब उनकी उतनी वर्थ नहीं रही, और जब वर्थ नहीं रही, रेवेन्यू उनका कम होने का चांस है, तो उनकी इंपेयरमेंट रिक्वायर होती है पर IAS 36। और यहाँ पे चांसेस हैं पर IAS 36 अगर इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की जा रही तो एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। यहां से आप दो इश्यूज निकालोगे, एक इंपेयरमेंट का और एक रेवेन्यू कम होने से कैश फ्लो इश्यूज का। AL has consistently endeavored to meet our evolving need and preference of consumer by adopting to change in the market। और कंपनी जो है वो ऑलवेज क्या करती है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में देने की कोशिश करती है। And effective this year, AL has commenced importing raw material for its new category of consumer products। और कंपनी क्या कर रही है, कुछ नई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करने जा रही है। और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आ जाए, इवन प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सपोर्ट की बात थी, तो आपने देखना है कि ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन करेंसी रेट कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस बेयर करना पड़ सकते हैं। ये क्या बनेगा, बिजनेस रिस्क, चाहे कंपनी इंपोर्ट में है चाहे एक्सपोर्ट में। पिछले क्वेश्चन में हम एक्सपोर्ट के साथ ये भी रिलेट करेंगे, ऑटम 23 के क्वेश्चन, दोनों पे कंपनी दो मेन कस्टमर को एक्सपोर्ट कर रही थी। तो ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट देयर आर चांसेस कंपनी कुड बी फेसिंग फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस। अब इससे ऑडिट रिस्क क्या बनेगा कि इफ कंपनी इज बेयरिंग फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस, so chances that if company is not recording foreign exchange gain loss in the financial statements properly, financial statement could be manipulated। क्यों फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे स्टैंडर्ड आ जाएगा, IAS 20 शायद फॉरेन एक्सचेंज में 21 है, 21 क्या कर, तो एक रिस्क ये बन जाएगा, तीन हो गए। ओके, some of new raw material have a short shelf life and could become harmful if used after their expiration date। और कुछ मटेरियल की शेल्फ लाइफ जो है वो शॉर्ट है, मीन बहुत जल्दी जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। और अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री राइट ऑफ लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे फॉर द एक्सपायर्ड इन्वेंट्री। ये क्या है, बिजनेस रिस्क। और अगर कंपनी राइट ऑफ इन्वेंट्री लॉसेस बुक नहीं करेगी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो चांसेस दैट इन्वेंट्री प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड। इसमें IAS 2 लोअर ऑफ कॉस्ट एंड RV भी आप रिलेट कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिजनेस रिस्क में कभी भी डिस्कस नहीं करना, प्लीज ये चीज माइंड में रखनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब भी डिस्कस करना है, अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट की बात आपने ऑडिट रिस्क में करनी है। बिजनेस में सिर्फ बिजनेस का मसला बताना है, किस वजह से बिजनेस का प्रॉफिट रेप्यूट कैसे इफेक्ट होगी, ऑब्जेक्टिव कैसे इफेक्ट होगा, अंडर ओवर स्टेटमेंट बिजनेस रिस्क में नहीं। क्या करें, ओके। However, AL has successfully captured the attention of consumer with its exceptional finished products in this category, resulting in significant increase in sale। During the year, AL has commenced the expansion of its production facility and the implementation of ERP system to integrate its operation with financial reporting process। तो कंपनी ने एक न्यू सिस्टम इंस्टॉल किया है, न्यू IT सिस्टम इंस्टॉल किया है। और जब भी नया नया IT सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसमें कुछ अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस के इश्यू होते हैं। अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस, जिनके लिए एक टर्म जो है वो टीथिंग प्रॉब्लम भी यूज की जाती है। टीथिंग प्रॉब्लम, टीथ दांत, मीन बच्चा जब नए नए दांत निकालता है तो रोता है, लेकिन समझ नहीं आ रही क्यों रो रहा है। इसलिए जब नया नया कंपनी सिस्टम इंस्टॉल करती है तो उसमें मसले होते हैं जो समझ नहीं आ रही होती क्यों है। माइट बी स्टाफ प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं होता,
माइट भी उसके अंदर कुछ बग्स होते हैं जो एक टाइम पीरियड के बाद आइडेंटिफाई होके फिर करेक्ट होते हैं, तो इसलिए वो अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस जो है वो क्या कर सकती है, बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है टू मैनेज इट्स ऑपरेशन। ये क्या है, बिजनेस रिस्क। एंड ड्यू टू दोज अर्ली स्टेज कंट्रोल वीकनेसेस, chances that misstatement may not be prevented, corrected, detected by the system, ये क्या बन जाएगा, ऑडिट रिस्क, मीन कंट्रोल रिस्क। क्या क्या, या नया सिस्टम चेंज किया तो माइट भी पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में प्रॉपर डेटा जो है वो कंप्लीटली एक्यूरेटली कन्वर्ट नहीं हुआ, तो सूरत में क्या हो सकते हैं, ओपनिंग बैलेंसेस कुड बी मिसस्टेटेड, ये क्या बन जाएगा, ऑडिट रिस्क। इस क्वेश्चन के अंदर रिस्क इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। These initiatives are being financed through additional borrowing facility, और वो सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया है वो बोरिंग में लोन लेके इंस्टॉल किया गया है, और चूंकि लोन लेके किया गया है तो लोन की आपको पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट भी पे करनी है, तो कंपनी स्ट्रगल कर सकती है टू पे इट्स लोन रीपेमेंट इन केस ऑफ शॉर्ट कैश। उस सूरत में बैंक क्या कर सकता है, कुछ पेनल्टीज भी इंपोज कर सकता है, तो ये क्या है, बिजनेस रिस्क। मीन कोवेनेंट्स, कंडीशन अटैच्ड टू द लोन ब्रीच हो सकती हैं जो कंपनी के लिए पेनल्टीज के चांसेस क्रिएट कर सकता है, तो ये क्या है, बिजनेस रिस्क। अब कंपनी ने जब भी बोरिंग ली है तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसका डिस्क्लोजर देना है। बोरिंग ली है तो उसका इंटरेस्ट अगर आप करंट का ईयर का है, दो आपने पे नेक्स्ट में करना है तो उसको एक्रूड फॉर करना है, तो चांसेस हैं क्या, interest finance cost could be understated, or might be company not providing complete disclosure about the borrowing facility, so financial statement could be misstated। क्या ये एक इजी क्वेश्चन था। मीन अगर आपने बिजनेस इस और इसका कोई भी एक क्वेश्चन टैकल किया हुआ तो ये क्वेश्चन इजीली टैकल हो सकता था। साथ 3 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन उसने टेस्ट किया, उसका पार्ट बी, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट बोथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। मीन इनहेरेंट रिस्क बोथ लेवल पे होता है। ब्रीफली डिस्कस द रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल ऑफ सच रिस्क। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा है, बुक के अंदर आपने पढ़ा हुआ तो रटा छाप देना है। क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क क्या होता है और असर्शन लेवल रिस्क क्या होता है। जिससे प्रीवियस अगर हम चलिए ऑटम 22 में, ऑटम 22 में भी एग्जामिनर ने 20 मार्क्स के लिए चैप्टर टेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 6+4 मार्क्स। Part A of question number 2, the auditor shall establish an overall audit strategy that set scope, timing and direction of audit and that gives overall development of audit plan। मीन पहले हम स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं और फिर प्लान डिफाइन करते हैं, प्लानिंग स्टेज पे। Required for establishing an overall audit strategy, identify any 8 characteristics of the engagement that define its scope। straightforward रटा, बुक के अंदर लिखा हुआ है। And identify 4 consideration to ascertain the reporting objective, timing of audit and nature of communication। तो ये भी straightforward रटा। मीन ये ऑडिट स्ट्रैटेजी का जो पार्ट है बुक के अंदर, उसमें स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि आपको यहाँ पे वॉमट करने हैं, प्रोम और 10 नंबर है। क्या कहता है, आपको क्रैमिंग की हुई है तो लिख लोगे, नहीं क्रैमिंग की हुई तो नहीं। और क्रैमिंग इस पेपर में एग्जामिनर 15 से 20 नंबर टेस्ट करते हैं। 15 से 20 ऑडिट के पेपर में क्रैमिंग टेस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 for 10 marks, identify the key audit risk in the above scenario। मीन आपको ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने, मीन इधर उसने बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करने को कहा, और उसने कहा है क्या, इग्नोर द रिस्क रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न से रिस्क आपने आइडेंटिफाई नहीं करनी, क्यों, उसका एक सेपरेट पार्ट है। तो सिर्फ ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने, इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन, और गोइंग कंसर्न का रिस्क आइडेंटिफाई आपने नहीं करना। आगे देखते हैं। Your firm is the auditor of Ninja Foods Limited (NFL) for the year ended 30th June 2022. NFL is a food chain having restaurants located in all major cities of Pakistan। तो फूड चेन का बिजनेस है इनका, और ऑल ओवर द पाकिस्तान इनके मेजर सिटीज में रेस्टोरेंट लोकेटेड हैं, मीन रेस्टोरेंट का बिजनेस है।
NFL specializes in Pan-Asian cuisine and has Japanese, Thai and Chinese food on its menu. Mean different culture के food provide करते हैं, Chinese, Japanese, Thai and Pakistani as well, Desi as well. Following information has been gathered by the audit team. Some of the ingredients used in the food products offered to customers are imported. Imported mean कुछ food इन्वेंट्री इनको इंपोर्ट करना पड़ती है, स्पेशली ओबियसली जापानीज, थाई, चाइनीज के लिए. तो ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, देयर आर चांसेस कंपनी कुड फेस फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस. ये क्या है? बिजनेस, लेकिन आपको बिजनेस नहीं, आपको ऑर्डर तो इसी के साथ या बता दोगे इफ ए कंपनी इज नॉट रिकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉसेस प्रॉपर्ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मैनिपुलेटेड. तो ये क्या बन जाएगा? ऑडिट रिस्क. लेकिन इसलिए अब मसला आपको बताना पड़ेगा. बिजनेस में आप मसला बिजनेस में बता देते थे, ऑडिट रिस्क के वक्त उसको उतना एक्सप्लेन नहीं करते थे, लेकिन अब यहाँ पे वो मसला भी आपको बताना पड़ेगा. On 31st August 2022, the year end is 30th June. Mean after year end. The government has banned import of luxury food items, which includes most of the imported items used in NFL most selling item. तो गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो बैन कर दिया है और कंपनी के पास उसकी कुछ इंपोर्ट इन्वेंट्री भी पड़ी है. क्या कह रहा है? तो इन्वेंट्री क्या करना पड़ेगी आपको? राइट ऑफ करना पड़ेगी. और अगर राइट ऑफ नहीं करते तो सूरत में इन्वेंट्री प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड. NFL currently has a stock of these imported items which fulfill its requirement of next 1 month only. और यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास जो है वो नेक्स्ट 1 मंथ की जो है वो इन्वेंट्री पड़ी है अपने ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, और वो आइटम क्या कर दी है? गवर्नमेंट ने बैन कर दी है. तो इस सूरत में क्या हो सकता है? आपका कस्टमर जो है वो लूज हो सकता है. कस्टमर लूज होने से कंपनी को क्या करना पड़ सकता है? हैवी लॉसेस बेयर करना पड़ सकते हैं. रेवेन्यू आपका जो है वो अफेक्ट हो सकता है और बिजनेस सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो सकता है. लेकिन उसने कहा कि गोइंग कंसर्न स्टेटेड आपने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करना. क्या कह रहा है? गोइंग कंसर्न स्टेटेड आइडेंटिफाई नहीं करना, तो इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये मल्टीमेडी गोइंग कंसर्न की तरफ बात लेके जा रहा है. 70% of the customer pay in cash while the remaining 30% pay through credit or debit card. Furthermore, 55% of customer visits are on weekend. All cash collection on weekend is deposited into the bank on the very next working day. Means 70% आपका जो है वो कैश है और 55% कस्टमर आपके पास वीकेंड पे आता है. लाइक कस्टमर आपके पास थर्सडे नाइट, सैटरडे नाइट आ रहा है तो आपने बैंक में कब डिपॉजिट करवाना है? उसी मंडे को. वेरी नेक्स्ट डे, मतलब आफ्टर 2 डेज भी आपकी कुछ पेमेंट्स जा रही हैं. इससे क्या हो सकता है? आपका कैश जो है वो मिसयूज हो सकता है, स्टोलन हो सकता है, मिसयूज हो सकता है. तो उस सूरत में क्या होगा? कैश अगर मिसयूज हो गया, स्टोलन हो गया, तो कैश बैलेंस कुड बी अंडरस्टेटेड. ये क्या हो सकता है? रिस्क. मीन कंट्रोल रिस्क है मेनली. NFL follows a policy in which all the expired stock is to be placed in a separate storeroom which can then be adequately destroyed. मीन एक्सपायर्ड स्टॉक को आपने एक सेपरेट स्टोर रूम में रखना है ताकि उसे बाद में डिस्ट्रॉय किया जा सके. In the internal audit report, it has been highlighted that 2 of the restaurants were not following this policy, और 2 रेस्टोरेंट जो है वो आपकी सेपरेट एक्सपायर्ड स्टॉक रखने की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे. दिस मीन एक्सपायर्ड और रूटीन स्टॉक मीन अनएक्सपायर्ड स्टॉक इकट्ठा ही रखा जा रहा है. इस सूरत में क्या हो सकता है कि अगर एक्सपायर्ड स्टॉक यूज हो जाता है इनटू प्रोडक्शन तो उससे कस्टमर अफेक्ट हो सकते हैं, और कस्टमर अफेक्ट होने से आपको कस्टमर को डैमेजेस पे करना पड़ सकते हैं. क्या ख्याल है? और अगर वो डैमेजेस के अगेंस्ट कंपनी IAS 37 प्रोविजन क्रिएट नहीं करेगी या कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं करेगी तो चांसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मिसस्टेटेड.
During the year ended 30th June 2022, NFL's profit have been reduced by 30% mainly due to rising electricity prices, increase in interest rate and long-term loan, decrease in demand of the product due to recession in the economy, and increase in raw material prices due to rupee devaluation. तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस की तरफ जा रही हैं. दिस मीन कंपनी रिसेशन की सूरत में क्या होगा, रुपी डिवैल्यूएशन की सूरत में क्या होगा, कंपनी के रेवेन्यू सेवरली इफेक्ट होने के चांसेस है. और जब रेवेन्यू इफेक्ट होने के चांसेस हैं, दिस मीन आपके एसेट का रेवेन्यू जनरेशन जो है वो डाउन हो गया है, तो पर IAS 36 एसेट्स की इंपेयरमेंट रिक्वायर होगी. और अगर कंपनी एसेट्स को इंपेयर नहीं करती तो सूरत में chances that asset profit could be overstated, expenses understated. क्या कह रहा है, 10 नंबर के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है जी. कोशिश करनी है आपने पिछले 5 साल के अगर पास पेपर आप हाथ से अटेम्प्ट कर लो ऑडिट के पेपर में, 80% पेपर इन्हीं के अंदर से ही आता है. इसकी 20% कुछ नया क्वेश्चन होगा जो एग्जामिनर के पूछने का वे नया होगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, टॉपिक यही होते हैं. लेकिन 80% पेपर पिछले 5 सालों के पास पेपर से ही आ रहा है. पिछली अगर आप जितनी भी अटेम्प्ट उठा के देख लो, इसलिए पास पेपर की प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है. तो कोशिश करें प्लीज इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को एक दफा रीड करके हाथ से अगर अटेम्प्ट कर लिए जाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ.